नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रकला को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन राजस्थान की चित्रकला से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले चित्रकला होती क्या है। वस्तुओं वस्त्रों एवं दीवारों को सुंदर बनाने के लिए उन पर उकेरी विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती है, चित्रकला कहलाती है। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्त्र पर या फिर किसी भी दीवार पर जो उनको सुंदर बनाने के लिए जो आकृति उकेरी जाती है उसको क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं। भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, राजा रवि वर्मा को कहा जाता है, जो कि कहाँ के थे, केरल के थे। इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान के जो कुंदनलाल मिस्त्री है उनके चित्रों को देखकर ही इन्होंने महाराणा प्रताप के चित्र बनाए थे। तो भारतीय चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतीय चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को कहा जाता है, जो कि केरल से है। राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, राजस्थानी चित्रकला का जनक आप सब जानते हैं कि महाराणा कुंभा को कहा जाता है, राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। लेकिन राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, कुंदनलाल मिस्त्री को कहा जाता है। इन्होंने महाराणा प्रताप के क्या बनाए थे, चित्र बनाए थे, और इनके ही चित्र को देखकर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला का जनक है और कुंदनलाल मिस्त्री कौन थे, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का इनको जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भाई राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक अपने ग्रंथ में किया था। तो किसने कहा था, किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। इसको आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का ऐसा वैज्ञानिक विभाजन किया जिससे लोगों को क्या आ गया, आनंद आ गया। तो किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने किया 1916 में। और किसमें किया, अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स नामक ग्रंथ में किया था, जिसमें इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा। क्या कहा इन्होंने, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला कहा, तथा इसी ग्रंथ में इन्होंने पहाड़ी चित्रकला को भी क्या किया था, शामिल किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई जो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को किस शब्द से निरूपित किया, तो इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला के नाम से निरूपित किया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र किसको कहा जाता है, तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र मेवाड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मेवाड़ को कहा जाता है। इसलिए तो मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की क्या कहा जाता है, जन्मभूमि कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको कहते हैं, तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको कहते हैं, मेवाड़ को कहा जाता है, क्योंकि यही राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में अजंता शैली, जैन शैली, गुजरात शैली तथा अभ्रंश शैली का प्रभाव पड़ा, किंतु 17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के प्रसार एवं राजपूतों के साथ बढ़ते हुए राजनीतिक एवं वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजस्थानी चित्रकला पर मुगल शैली का भी प्रभाव बढ़ने लगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अंग्रेज विद्वान है जिनका एक कथन है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि भाई ये कथन किसका है, तो विलियम लॉरेंस का एक कथन है राजस्थानी चित्रकला से संबंधित, जो भी आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। ये कथन किसका है, तो ये विलियम लॉरेंस का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ये कथन किसका है, विलियम लॉरेंस का है। अब राजस्थानी चित्रकला का अपन नामकरण ध्यान रखते हैं कि भाई राजस्थानी चित्रकला को किसने हिंदू शैली कहा, राजपूत शैली कहा, और किसने राजस्थान शैली कहा। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदू शैली तो किसने कहा है, एन.सी. मेहता ने कहा है कि हिंदू शैली किसने कहा, राजस्थानी चित्रकला को एन.सी. मेहता ने कहा है। अब देखो उसको आप कैसे याद कर सकते हो, देखो हिंदू को आप लो हिंदुस्तान, अब हिंदुस्तान में लेने वाला हर आदमी क्या करता है, मेहनत करता है, तो मेहनत से आप मेहता जी याद रखना कि भाई एन.सी. मेहता ने हिंदू शैली कहा है। अब राजपूत शैली किसने कहा है, तो गांगुली व हेवन नामक विद्वान ने क्या कहा है, राजपूत शैली का है। अब आप इसे ध्यान रखो, सौरव गांगुली जो क्रिकेट खेलते थे पहले, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं राजस्थानी चित्रकला को कहते हैं राजपूत शैली कहते हैं। तो सौरव गांगुली वो क्या है, वो राजपूत है। आप इसे ध्यान रखो, सौरव गांगुली है वो क्या है, वो राजपूत है। तो सौरव गांगुली से हो जाएगा गांगुली, हे से हो जाएगा हेवन, और राजपूत है ना वो, तो इसलिए राजपूत से राजपूत शैली। तो आपको याद करवाने के लिए ट्रिक बनाई है ये मैंने कि भाई सौरव गांगुली राजपूत है, तो राजपूत से राजपूत शैली किसने कहा, गांगुली व हेवन ने कहा है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थानी शैली किसने कहा, रामकिशन दास जी ने क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला को राजस्थान शैली कहा है। तो देखो आपको पता होगा राजस्थान में राम जी और कृष्ण भगवान के बहुत सारे मंदिर है, तो राम जी और कृष्ण से आप ध्यान रखना, राजस्थान शैली इन्होंने कहा है।
नेक्स्ट अपना राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन अवशेष देखते हैं कि भाई राजस्थान में कहाँ कहाँ से राजस्थानी चित्रकला के अवशेष मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है? कोटा में मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे की चट्टानों पर, मुकुंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों, इसके अलावा आलनिया नदी के किनारों की चट्टानों पर आदि स्थानों पर क्या मिलते हैं? राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के अवशेष मिलते हैं। तो किस जिले की इससे मिलते हैं प्राचीनतम चित्रण के अवशेष? तो आपको ध्यान रखना कहाँ से मिलते हैं? कोटा से मिलते हैं। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर की विराटनगर की पहाड़ियों में मिले। तो जयपुर में कहाँ से मिले? विराटनगर की पहाड़ियों में राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन अवशेष मिले। सवाई माधोपुर में भी अमरेश्वर एवं भोलेश्वर स्थानों की चट्टानों पर क्या मिले? प्राचीनतम अवशेष मिले हैं राजस्थानी चित्रकला के। पुष्कर अजमेर में कहाँ से मिले? पुष्कर में मिले अगस्त्य मुनि आश्रम में मिले। कहाँ पे? अगस्त्य मुनि आश्रम में क्या मिले? राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन अवशेष मिले। और भरतपुर में जो दर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी क्या मिले? राजस्थानी चित्रकला के प्राचीन अवशेष मिले। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कहाँ से मिले? कोटा में मिले। और किस क्षेत्र में मिले? चंबल नदी के किनारे और आलनिया नदी के किनारे की चट्टानों पर क्या मिले? राजस्थान में चित्रकला के प्राचीन अवशेष मिले हैं। अब राजस्थान के प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन कौन से? राजस्थान में जो प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है ये कौन कौन से हैं? तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, ये बहुत सी किताबों के अंदर गलत में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा का सारा ऑथेंटिक है। आप नेट पर या फिर गूगल पर या फिर किसी भी ऑथेंटिक बुक के अंदर ये चेक कर सकते हो। तो राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम भी बहुत खतरनाक है। तो राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यह 1060 ईस्वी के ओध नियुक्त व्रति एवं 10 कालिका सूत्र चूर्णी है। उस चित्रित ग्रंथ का नाम क्या है? ये 1060 ईस्वी का है, जो कि ओध निर्यक्त व्रति एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी नाम से जो ग्रंथ है, ये राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, जो कि 1060 ईस्वी के आसपास का है। जो कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है? जो कि वर्तमान में कहाँ पे मिला था? ये जैसलमेर भंडार में मिले थे। ये वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। तो कहाँ पर मिला? जैसलमेर भंडार में मिला। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? जैसलमेर भंडार में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो ये ओध निरत व्यक्ति एवं 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी है, जो कि 1060 ईस्वी का। इसका सन भी पूछ सकते हैं, इसका नाम भी पूछ सकते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, इस चित्रित ग्रंथ के स्थान पर बहुत सी किताबों में ये लिखे हुआ मिलता है, लेकिन ये वो नहीं है। तो आपको ध्यान रखना भाई, राजस्थान का ताम्रपत्र पर लिखित चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है? वो है ताम्रपत्र पर लिखा हुआ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका नाम भी आपने बहुत बार सुना ही होगा और एग्जाम में भी देखा होगा। तो ये राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ है, ताम्रपत्र पर। और इसके लिए ताम्रपत्र शब्द नहीं आएगा। ये राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। आपको दोनों बातें समझनी होगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि 1260 ईस्वी का है। यह ग्रंथ 1260 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में चित्रित किया गया था। कहां पर चित्रित किया गया था? आहड़ उदयपुर में। कब किया गया था? 1260 ईस्वी में। इसके चित्रकार का नाम क्या है? कमलचंद्र इसके चित्रकार का नाम है। इस समय मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? तेज सिंह इस समय मेवाड़ के शासक थे। ये जो ग्रंथ है ये ताम्रपत्र पर लिखित है। किस पर लिखित है? ताम्रपत्र पर लिखित है। वर्तमान में ये कहां पर स्थित है? ये वर्तमान में ये पाटन गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई वर्तमान में राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कहां पर है? पाटन गुजरात के अंदर है। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे भाई, पहला तो अपन ने पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ते हैं। राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वो कौन सा है? वो सुपसनाह चरियम है। कौन सा? सुपसनाह चरियम है, जो कि 1423 ईस्वी का। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा ग्रंथ कौन सा है? सुपसनाह चरियम, जो कि 1423 ईस्वी का है। ये ग्रंथ 1423 ईस्वी में दिलवाड़ा में चित्रित किया गया था। इसके चित्रकार का नाम है हीरानंद। इस समय मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? महाराणा मोकल। तो आपको ध्यान रखना भाई, ताम्रपत्र पर चित्रित प्राचीनतम दोनों जो भी ग्रंथ है वो मेवाड़ के ही है। एक समय राजा का नाम था तेज सिंह और एक समय राजा का नाम था महाराणा मोकल था। ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपन देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव 15वीं व 16वीं शताब्दी को माना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको 15वीं शताब्दी को आंसर लगाकर आना है, जो कि ऑथेंटिक है। तो राजस्थानी चित्रकला का उद्भव कब से माना जाता है? 15वीं व 16वीं शताब्दी को माना जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में दे देवे तो आपको 15वीं शताब्दी को ही सही मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, इतिहासकार काले खंडेलवाल के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं व 18वीं शताब्दी को माना जाता है। तो कब माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं व 18वीं शताब्दी को माना जाता है। राजस्थान का पहला चित्रकार, तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ जी के अनुसार राजस्थान के पहले चित्रकार का नाम क्या था? श्रृंगधर था। ये आपको ध्यान रखना है भाई। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ जी कहते हैं कि भाई
राजस्थान का जो पहला चित्रकार था उसका नाम था शरंगधर। तो कौन था राजस्थान का पहला चित्रकार? शरंगधर थे। जो कि ना जो शरंगधर थे ना, ये जो कि मारवाड़ के शासक राजा शिलू या फिर जिनको शिलुक भी कहते हैं, शील या फिर शिलुक के दरबारी थे। तो आपको ध्यान रखना, ये जो शरंगधर थे ये मारवाड़ के राजा शील या शिलुक के दरबारी थे। ये 7वीं शताब्दी के चित्रकार थे तथा ये यक्ष शैली के चित्रकार माने जाते हैं। तो ये किस शैली के चित्रकार माने जाते हैं? यक्ष शैली के चित्रकार माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख विषय कि भाई राजस्थान के जो चित्रकार होते थे वो अपनी चित्रकला के अंदर कौन कौन से विषयों को शामिल करते थे मुख्य रूप से? तो वो कौन से? पशु पक्षियों के चित्रण को शामिल करते थे, शिकार के दृश्यों को शामिल करते थे, दरबार के दृश्य, नारी सौंदर्य, धार्मिक ग्रंथों का चित्रण किया गया। ये आपको ध्यान रखना। और नारी सौंदर्य से ध्यान रखना, भाई राजस्थानी चित्रकला में चित्रकारों ने सर्वाधिक रूप से किसको प्रधानता दी है? तो नारी सौंदर्य को दी। और पशु पक्षियों में पूछे तो किसको दी है? मोर को दी है। ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि भाई राजस्थानी चित्रकला में चित्रकारों ने सर्वाधिक रूप से किस विषय को प्राथमिकता दी है? तो एक तो नारी सौंदर्य को प्रधानता दी है, और पशु पक्षियों में किस पक्षी को दी है? तो मोर को दी है। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। और धार्मिक ग्रंथों का चित्रण भी राजस्थानी चित्रकला के अंदर देखने को मिलता है। अब अपन राजस्थानी चित्रकला को क्यों ना 4 शैलियों में विभक्त किया गया है, जिसके अंदर अपन 4 वीडियो बनाएंगे। एक एक वीडियो के अंदर अपन एक एक शैली को याद कर लेंगे, एक एक स्कूल को याद करेंगे। जैसे इस वीडियो के अंदर अपन मेवाड़ स्कूल को पूरा याद करने वाले, इसके बाद मारवाड़, उसके बाद ढूंढाड़, फिर हालोटी। इस तरीके से अपन 4 वीडियो के अंदर 4 पार्ट के अंदर इस टॉपिक को ही निपटा देंगे। इससे पहले अपन राजस्थानी चित्रकला के चित्रकारों को याद कर चुके, बिल्कुल शानदार ट्रिक से मैंने याद करवाया था आपको। उस वीडियो बहुत अच्छी भी लगी थी। उन चित्रकारों को भी अपन इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। तो राजस्थानी चित्रकला को 4 शैलियों में विभक्त किया गया है। कितनी शैलियों में? 4 शैलियों में विभक्त किया गया, जिन्हें स्कूल्स कहा जाता है। अर्थात जितनी भी प्रत्येक स्कूल है या फिर जिसको शैली भी कह सकते हैं आप, उनकी प्रत्येक क्या है, कई उपशैलियां, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि मेवाड़ स्कूल या फिर मेवाड़ शैली है, इसकी 4 उपशैलियां, जैसे कि उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई निम्न में से मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन सी शैली शामिल नहीं है। अब मानो यहाँ पे चावंड को हटाकर किशनगढ़ दे दे, तो आपको आंसर लगाना है भाई किशनगढ़ शैली मेवाड़ स्कूल के अंदर नहीं आती। इस तरीके से आपको इन शैलियों के नाम भी ध्यान रखने हैं। तो मेवाड़ स्कूल के अंदर कौन सी शैली आती है? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली आती है। ये 4 शैलियां इसके अंदर आती है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली और अजमेर शैली। इस तरीके से 6 शैलियां उपशैलियां किसके अंदर आती है? मारवाड़ स्कूल के अंदर आती है। ढूंढाड़ स्कूल के अंदर कौन कौन सी शैली आती है? आमेर स्कूल या फिर आमेर या जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली और शेखावाटी शैली। बहुत सी किताबों के अंदर आपको ये शेखावाटी शैली नहीं मिलेगी, लेकिन आप डीप स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक तरीके की शेखावाटी शैली भी होती है जो कि ढूंढाड़ स्कूल के अंदर आती है। नेक्स्ट अपन हाड़ौती स्कूल पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, जिसके अंदर 2 शैली आती है, बूंदी शैली और कोटा शैली। बिल्कुल शानदार, आपको सब कुछ नॉर्मली याद हो जाएगा। अपन बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट से याद करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इन जो शैलियां पढ़ी इनकी पृष्ठभूमि का अपन रंग देखते हैं कि भाई इनके अंदर मुख्य रूप से किस किस रंग की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे कि आप मेवाड़ शैली के अंदर देखोगे तो आपको लाल रंग की प्रधानता देखने को मिलेगी। अब मेवाड़ जो है ना वो कहते हैं दक्षिणी अरावली के आसपास का वाला क्षेत्र, और अरावली के अंदर आपको क्या मिलेगी? अरावली की पहाड़ियों के आसपास आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से इस शैली के अंदर कौन सी? लाल रंग को प्रधानता दी जाती है। जोधपुर व बीकानेर शैली, मारवाड़ से रिलेटेड क्षेत्र है, तो मारवाड़ के अंदर आपको रेती में देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कौन सा रंग को प्रधानता जाती है? पीले रंग को प्रधानता दी जाती है। बूंदी शैली के अंदर सुनहली रंग को प्रधानता दी जाती है। और कोटा वाला जो क्षेत्र है, हाड़ौती वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पानी ज्यादा होता है, नदियां ज्यादा बहती है। कोटा चंबल नदी से रिलेटेड आप मान लेना, इसके अंदर नीले रंग को क्या दी जाती है? प्रधानता दी जाती है। किशनगढ़ शैली बणिधरणी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ना कहते हैं खूबसूरती को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, जैसे कि गुलाबी और श्वेत रंग को प्रधानता दी जाती है। जयपुर व अलवर शैली हो गई, ये कहते हैं इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी आमेर के कच्छावा वंश ने, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ढूंढाड़ क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे हरे रंग को प्रधानता दी जाती है। मतलब एक तरीके का कॉन्सेप्ट बना के मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई किस शैली में किस रंग को प्रधानता दी जाती है, तो आपको ये भी गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शैलियों के प्रमुख पशु एवं पक्षी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई मेवाड़ शैली के अंदर हाथी व चौकोर पक्षी को ज्यादा चित्रकारों ने ज्यादा चित्रकला इनकी बनाई है। जोधपुर व बीकानेर शैली में चील, कौवा और ऊंट के चित्र आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। कोटा व बूंदी शैली में हिरण, शेर व बतख के चित्र आपको देखने को सर्वाधिक मिलते हैं। जयपुर व अलवर शैली के अंदर आपको अश्व व मोर को के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं। और नाथद्वारा में तो आपको जानते हैं श्री कृष्ण से रिलेटेड गाय और मोर के चित्र देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ भाई राजस्थान में चित्रकला में सर्वाधिक किस पशु को प्रधानता या पक्षी को प्रधानता दी गई है? तो मोर को दी गई है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भाई इनके जो शैलियां मैंने आपको बताई, उनके अंदर प्रमुख वृक्ष, किस वृक्ष को प्रधानता दी गई है? तो मेवाड़ शैली के अंदर तो कदम वृक्ष को प्रधानता दी गई है। जोधपुर व बीकानेर शैली में आम वृक्ष को प्रधानता दी गई है। नाथद्वारा में केले वृक्ष को प्रधानता दी गई है। और कोटा व बूंदी में खजूर वृक्ष को प्रधानता दी गई है। और जयपुर व अलवर वाले शैली के अंदर पीपल व बरगद वाले वृक्ष को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है।
अब शैलियों के प्रमुख नयन और आंखें, मतलब कि जो भी अपन शैली पढ़ेंगे इनके अंदर जो चित्रकार होते थे वो अपने चित्र के अंदर उनकी जो भी स्त्री या फिर पुरुष की जो आंखें बनाते थे वो किस तरीके से बनाते हैं, फिर जो जानवरों की या फिर किसी भी चीज की जो आंखें बनाते थे उसके अंदर किस चीज को प्राधान्य रखते थे। जो मेवाड़ शैली के जो चित्रकार होते थे वो मृग या फिर हिरण के समान आंखें बनाना ज्यादा पसंद करते थे, और जोधपुर शैली वाले बादाम जैसी बनाते थे, और बीकानेर शैली वाले खंजर समान बनाते थे, कोटा व बूंदी शैली वाले आम के पत्तों जैसे बनाते थे, और जयपुर व अलवर शैली वाले मीन या मछली के समान बनाते थे, और किशनगढ़ शैली वाले कमान जैसी बनाते थे। मतलब इसकी प्रधानता रखते थे, इसके अलावा ये बनाते थे, लेकिन इन जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको इनकी प्रधानता रखते थे। अब ये अपन ने महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए। अब अपन एक एक स्कूल पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे, इसके बाद मारवाड़, फिर डूंडा, फिर हाड़ौती। इस तरीके से अपन 4 वीडियो के अंदर इन सबको निपटा देंगे। तो मेवाड़ स्कूल, इसके अंदर अपन सबसे पहले इसकी उपशैली पढ़ेंगे उदयपुर, या फिर जिसको मेवाड़ शैली के भी नाम से जाना जाता है। मेवाड़ शैली जैसे कि मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बता चुका हूं, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं मूल शैली मानी जाती है। तो कौन सी शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं मूल शैली मानी जाती है? तो मेवाड़ शैली ही मानी जाती है। राजस्थान में चित्र शैलियों का जो उद्भव हुआ मेवाड़ अर्थात मेदपाट से ही हुआ है। जो मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट, तो राजस्थान में चित्र शैलियों का उद्भव कहां से हुआ है? मेवाड़ या फिर मेदपाट से ही हुआ है। मेदपाट या फिर मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की क्या कहा जाता है? जन्मभूमि कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि उद्भव भी यहीं से हुआ और सबसे प्राचीन और मूल शैली भी यही है, इसलिए ना मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है। मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत कहां से हुई है? तेज सिंह के समय, क्योंकि तेज सिंह के समय राजस्थान में ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ बनाया गया था, जिसका नाम था शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका, जो कि 1260 ईस्वी का था। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। महाराणा कुंभा जो कि राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है, और आधुनिक का किसको कहा जाता है? कुंदन लाल मिस्त्री को कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो महाराणा कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब ना उदयपुर या फिर मेवाड़ शैली का अगर आपको ऐसे पूछे कि भाई ना मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय का माना जाता है, ये भी स्वर्णकाल भी आपको ध्यान रखना। हर शैली का जो भी स्वर्णकाल अगर आपको आएगा वो वहां से एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस शैली का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है। तो मेवाड़ शैली फिर उदयपुर शैली का स्वर्णकाल महाराणा जगत सिंह प्रथम को समय काल माना जाता है। अब देखो उसको कैसे याद करेंगे अपन, तो आपको ऐसे ध्यान रखना अपन कौन सी शैली पढ़ रहे हैं, उदयपुर या फिर मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना भाई उस समय मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के समय ऐसा ऐसे चित्र बनाए गए थे मेवाड़ में जो कि संपूर्ण जगत में कहीं नहीं थे, और सारे के सारे चित्र क्या थे? एक नंबर थे। तो आपको ध्यान रखना है कि वह जगत सिंह के समय मेवाड़ के अंदर उदयपुर के अंदर ऐसे ऐसे चित्र बनाए गए थे जो संपूर्ण जगत के अंदर कहीं पर भी नहीं थे, और सारे के सारे चित्र कैसे थे? एक नंबर चित्र। तो एक से ध्यान रखना प्रथम, और जगत से ध्यान रखना महाराणा जगत सिंह प्रथम। इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज करोगे, जिसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि अब आप थोड़ी टाइम बाद याद करोगे तो आपके दिमाग से भूल जाओगे। अगर ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर अपन ये सारी बातें देख चुके हैं कि भाई राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा? शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, जो कि 1260 ईस्वी का था। यह आहड़ उदयपुर में चित्रित किया गया था। इसके चित्रकार का नाम क्या था? कमल चंद्र था, जो कि इस समय मेवाड़ के शासक का नाम क्या? तेज सिंह था। ये ताम्रपत्र पर लिखित है, और वर्तमान में ये पाटन गुजरात में। ये सारी बातें अपन महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर याद कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। और राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा ग्रंथ कौन सा? ये भी मेवाड़ का ही था, तो जिसका नाम था सुपे सनाह चरियम, जो कि 1423 ईस्वी का था। ये दिलवाड़ा में चित्रित किया गया था, जिसके चित्रकार का नाम क्या था? हीरानंद, और इस समय मेवाड़ के शासक का नाम क्या था? महाराणा मुगल। ये बात सारी बातें मैं आपको स्टार्टिंग में जब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे उस समय बता चुका हूं, तो आपको फटाफट इसलिए बारे में बता रहा हूं। अब अपन देखते हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो आप रट ही लेना कि भाई महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों में चितेरोरी ओवेरी नामक एक कला विद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसे तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कि भाई चित्रोरी ओवरी नामक जो विद्यालय है, कला विद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसकी उदयपुर में राजमहलों में इसकी स्थापना की थी, जिसको तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब मेवाड़ शैली के चित्रकार अपन जैसे कि अब याद कर चुके, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने जब आपको जितने भी सारे राजस्थान की चित्रकला के जितने भी चित्रकार थे वो आपको सबके सब याद करवा चुका हूं। अभी इसके अंदर अपन इनका क्या कर लेंगे? रिवाइज कर लेंगे। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो आप देख लेना, आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आपको देखो अपन क्या कर रहे हैं, मेवाड़ शैली के चित्रकार याद कर रहे हैं। तो हर दिन मैं कैसे याद करवाया था आपको? हर दिन साहब जी के कमरे में बस बेरू जी की कृपा रहती है, क्योंकि वो मन से उनके मेवे का प्रसाद चढ़ता है। मैं आपको ये सारी चीजें पहले बता चुका हूँ, इसलिए फटाफट बताऊंगा, जिससे कि अपन को जो महत्वपूर्ण जो अपन इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स याद करने चाहते हैं वो याद कर सके, ठीक है। तो हर दिन साहब जी के कमरे में बस भैरू जी की कृपा रहती है, क्योंकि वो मन से उनके मेवे का प्रसाद चढ़ाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो हर से हो जाएगा हीरानंद। हीरानंद कौन है? जिन्होंने महाराणा मुगल के समय सुपर सनाह चरियम, जो कि राजस्थान का
ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा ग्रंथ है, उसके क्या है, ये चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हर दिन से हो जाएगा, हर दिन से हो जाएगा नूरुद्दीन नसीरुद्दीन, साहब जी से हो जाएगा साहिबदीन, कमरे से उमरा, बस से शोबख्श, ठीक है। भेरू जी की कृपा रहती है ना, तो भेरू से हो जाएगा भेरूराम, जी से जीवाराम, कृपा से हो जाएगा कृपाराम, क्योंकि वो उनसे उनके मन से मेवे का प्रसाद चढ़ाते हैं, मन से हो जाएगा मनोहर, और मेवे से हो जाएगा, आपको ये ध्यान रहेगा कि भाई ये चित्रकार किस शैली से रिलेटेड है, तो ये मेवाड़ शैली से रिलेटेड चित्रकार है। ये आपको मैंने पहले भी याद करवा चुका हूँ, इसलिए आपको अब मैंने फटाफट बता चुका हूँ, ठीक है। अब इस मेवाड़ शैली से के जो भी प्रमुख चित्र थे वो भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि पूछा जाता है भाई ये चित्र किस शैली से संबंधित है, तो महत्वपूर्ण चित्र तो मैं आपको बता देता हूँ। गीत गेबुंद हो गया, रसिक प्रिया हो गया, रागमाला हो गया, भगवत पुराण हो गया, कलीला दमन हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है सुपसना चरियम हो गया, चोर पंचाशिका हो गया, रामायण, कल्पसूत्र, शंकुर क्षेत्र, महामत्य आदि जो महत्वपूर्ण चित्र है ये किस शैली से रिलेटेड है, किस शैली से संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। एक दो बार आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको ये उंगलियों पे हो जाएंगे कि भाई ये जो चित्र है वो इस शैली से रिलेटेड है, ये चित्र इस शैली से रिलेटेड है। अब जिनमें जो महत्वपूर्ण चित्र है वो अपन देखते हैं। गीत गोविंद और रागमाला चित्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र है, ये साहिबदीन ने बनाया था। किसने बनाया था? साहिबदीन ने बनाया था, क्योंकि हर दिन कहते साहब जी के कमरे में बेरू जी की कृपा रहती है, क्योंकि उनके वो मन से प्रसाद कहते मेवे का प्रसाद चढ़ाते हैं, तो दो साहब आ गया ना, तो साहब से साहिबदीन, तो ये किससे मेवाड़ शैली से संबंधित है। गीत गोविंद और रागमाला चित्र ये साहिबदीन ने महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय बनाया था। कलीला दमना ये मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। कलीला दमना इस चित्र को नूरुद्दीन ने बनाया था, किसके समय बनाया था? संग्राम सिंह द्वितीय के समय बनाया था। ये कलीला दमना है क्या चीज? तो एक विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक पंचतंत्र नामक ग्रंथ है, जिसमें ना पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है। अब कलीला दमना क्या है? कलीला जो दमना है ना, ये इसी पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र हैं, मतलब दो पात्र किस तरह के? ये दो गीदड़ है, इनके ऊपर एक कहानी बनाई गई थी, उस कहानी के आधार पर ये कलीला दमना नामक चित्र किसने बनाया था? नूरुद्दीन ने बनाया था, संग्राम सिंह द्वितीय के समय बनाया था। तो कलीला दमना ये पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र है, जो कि दो गीदड़ है। इसमें एक राजा व उसके दो मंत्री होते हैं, जो कि जिनको गीदड़ कहते हैं, कलीला व दमना। क्या कहते हैं? जिनको कलीला व दमना, जिनको गीदड़ के माध्यम से बताया गया, जो कि दो मंत्री थे, ठीक है। इनके माध्यम से इस कहानी को दर्शाया गया, जिसका चित्र किसने बनाया था? नूरुद्दीन ने बनाया था, संग्राम सिंह द्वितीय के समय। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया था, जिसे आयरे दानिश के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना भाई, पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने करा? अबुल फजल द्वारा किया गया था, जिसे आयरे दानिश के नाम से जाना जाता है। और सन 1423 ईस्वी में महाराणा मुकल के समय सुपसनाचर्यम नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? हीरानंद के बारे में बनाया गया, हीरानंद के द्वारा बनाया गया था, जो कि राजस्थान का ताम्रपत्र पर चित्रित दूसरा चित्र है। ये आपको प्राचीनतम चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या क्या इनकी विशेषता है? तो चित्रित विषय क्या है? तो मेवाड़ शैली में धार्मिक विषयों का चित्रण किया गया है। किसका? धार्मिक जो विषय होते हैं ना, इनका चित्रण किया गया है। नायिका जो होती थी उसमें उसकी जो आंखें वो मछली के समान, उसकी चोटी कैसे लंबी लंबी या फिर चोटी जो लंबी बताई जाती थी, ठीक है। प्रमुख रंग लाल व पीले को प्रधानता दी जाती थी। वृक्ष में कदम वृक्ष को प्रधानता दी गई है, और पशु पक्षी में हाथी, चकोर और घोड़े को प्रधानता दी गई है। और साथ ही मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली के अंदर पवित्र ग्रंथों का भी क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट शैली अपनी जो कि है ना, किसकी? मेवाड़ स्कूल की रिलेटेड शैली है, जिसका उपशैली जिसका नाम है नाथद्वारा शैली। इसको हवेली शैली के ने भी नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई किस शैली को, राजस्थान की किस चित्र शैली को हवेली शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो नाथद्वारा शैली को हवेली शैली के भी नाम से जाना जाता है। इस शैली का आरंभ कैसे हुआ? 1670 ईस्वी में जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तब सिहाड़ नाथद्वारा का प्राचीन नाम है, क्या नाम है? सिहाड़ है। तब सिहाड़ गांव में गोविंद व दामोदर नामक दो व्यक्ति वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ लेकर आए थे, जिन्हें महाराणा राज सिंह ने क्या दिया था? संरक्षण प्रदान किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस शैली का आरंभ किसके समय हुआ था? महाराणा राज सिंह के समय इस शैली का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। बाद में क्या करा? यहाँ स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1671 से 72 के मध्य करवाया था। ये आपको ध्यान रखना भाई, श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करा? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। अब देखो ये शैली के अंदर महाराणा राज सिंह ने शरण दी, फिर श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया। तो स्वर्णकाल भी किसे कहा जाता है? तो महाराणा राज सिंह के समय को ही इस शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस शैली में उदयपुर प्लस ब्रज शैली का मिश्रण मिलता है, क्योंकि कहते हैं कहाँ से आई थी? वृंदावन से मूर्ति आई थी, तो ब्रज वाला क्षेत्र हो गया वो ब्रज शैली का, और उदयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे इस शैली में उदयपुर व ब्रज शैली का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। इस शैली का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान की किस शैली का विकास मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया है? तो वो किसका? नाथद्वारा शैली का। अब देखो नाथद्वारा में क्या है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। तो आप ऐसे रिलेट कर लेना भाई, श्री कृष्ण से रिलेटेड यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर कहते हैं मथुरा के कलाकारों द्वारा इस शैली का क्या किया गया है? विकास किया गया है।
यह चित्रशैली वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। तो राजस्थान की 3 ही चित्रशैली जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। एक तो नाथद्वारा हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक मारवाड़ वाले के अंदर पढ़ेंगे, मारवाड़ स्कूल के अंदर पढ़ेंगे कौन सी, किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे, और एक हाड़ौती स्कूल के अंदर पढ़ेंगे कोटा शैली। तो आपको ये 3 चीजें, 3 नाम ध्यान रखना है भाई, नाथद्वारा, किशनगढ़ और कोटा। ये जो 3 चित्रशैलियां ये राजस्थान में, इनके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता था। ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्रशैलियां, ये आपको ध्यान रखना है। अब नाथद्वारा शैली के चित्रकार आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई इसको अपन एक कहानी से याद करा था। एक लड़की थी जिसका नाम था चंपा। इसने अखबार में एक खबर पढ़ी कि भाई ना आजकल ना चोर डाकू घूम रहे जो कि ना कमल और इलायची की क्या कर रहे, खेत में घुस के उसकी चोरी कर रहे हैं। तो ऐसी खबर सुनते चंपा ने क्या करा था, चंपा ने कमल और इलायची की खबर सुनते ही अपने खेत के द्वारे में घुसे 4 नरों को मार भगाया। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप देख लेना, कलाकारों की वीडियो बना चुका हूं मैं आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट हाथों पे याद हो जाएंगे चित्रकारों के कलाकार, ठीक है, चित्रकार। तो चंपा ने कमल और इलायची की खबर सुनते ही अपने खेत के द्वारे में घुसे 4 नरों को मार भगाया। तो देखो चंपा से हो जाएगा चंपालाल, कमल से हो जाएगा कमला, और इलायची से हो जाएगा इलायची, ठीक है। खबर से हो जाएगा खूबीराम, खेत से हो जाएगा खेतराम, ठीक है। और द्वारा से हो जाएगा नाथद्वारा चित्रशैली। आपको ध्यान रखिए कि भाई ये किसके चित्रकार पढ़ रहे हैं, नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है। घुसे से हो जाएगा घासीराम, चार से हो जाएगा चतुर्भुज, और नरों से हो जाएगा नारायण। तो ये किसके चित्रकार है, ये नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, कमला और इलायची ये नाथद्वारा चित्रशैली की 2 महिला चित्रकार है, जो 2 प्रमुख महिला चित्रकार है। आपको ये 3 ही महिलाओं को नाम याद रखना है चित्रशैलियों के अंदर। किस किसके, एक तो कमला और इलायची, ये नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है। और एक और पढ़ेंगे अपन साहिबा नाम की, किसकी, साहिबा पढ़ेंगे, जो कि अजमेर चित्रशैली से संबंधित है। आपको बस 3 ही ध्यान रखने, ये पूछा जाता है कि भाई ये दो जो कमला और इलायची महिला है ये किस चित्रशैली से संबंधित है। तो कमला और इलायची नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित 2 प्रमुख महिलाएं चित्रकार है, ठीक है। अब पिछवाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछवाई श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े ऊपर किया गया चित्रांकन होता है ना, इसी को पिछवाई कहा जाता है। तो पिछवाई के लिए प्रसिद्ध कौन सी चित्रशैली है, तो वो नाथद्वारा चित्रशैली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर किया गया चित्रांकन क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। प्रमुख रूप से नाथद्वारा पिछवाई चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं भाई नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख रूप से नाथद्वारा पिछवाई चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में भित्ति चित्रण में आलागिरा फेस्को शैली का प्रयोग किया जाता है। आप सोचेंगे ये फेस्को क्या है, ये भित्ति चित्रण की एक विधि होती है जिसके अंदर ना भित्ति चित्रण की वैसे तो तीन होती है, कहती है विधियां होती है। एक तो फेस्को बुनो, एक फेस्को सेको और एक साधारण, ठीक है। जिसके अंदर से एक होती है फेस्को बुनो, जिसके फेस्को क्या होती है, फेस्को बुनो नामक एक शैली होती है जिसके अंदर आला गिरा, जिसको आला शायर भी कहते हैं और इसको शेखावटी क्षेत्र में पन्ना भी कहा जाता है, जो कि मैं आपको अभी जिसके अंदर अभी ये टॉपिक आएगा उसके अंदर आपके आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर मैंने सब कुछ डाल रखा है, आपको ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड और मेरी वीडियो के अंदर नहीं हो। तो नाथद्वारा में भित्ति चित्रण में आला गिरा फेस्को शैली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ताजा प्लस्तर की हुई दीवार पर होती है ना, उसके ऊपर भित्ति चित्रण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाथद्वारा शैली की चित्रों की प्रमुख विशेषताएं, देखो आपको पता है नाथद्वारा श्री कृष्ण से संबंधित, तो यहाँ पे श्री कृष्ण से रिलेटेड ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अंकन आपको देखने को मिल जाएगा चित्रों के अंदर। कृष्ण रासलीलाएं मिल जाएगी, ग्वालों का चित्रण मिल जाएगा, यमुना स्नान मिल जाएगा, अन्नकूट महोत्सव के चित्र मिल जाएंगे, कृष्ण यशोदा के चित्र मिल जाएंगे, गोपियों के चित्र मिल जाएंगे, गिरिराज पर्वत के चित्र मिल जाएंगे, गायों का अंकन मिल जाएगा, श्रीनाथ जी के सशस्त्र स्वरूप का अंकन मिल जाएगा, पुजारियों का अंकन मिल जाएगा, साथ ही साथ प्राकृतिक परिवेश का चित्रण भी मिल जाएगा। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी चित्र है वो यहाँ पर आपको नाथद्वारा के अंदर मिल जाएगा। प्रमुख वृक्ष इस शैली का केला, प्रमुख पशु पक्षी है गाय व मोर, और प्रमुख रंग है पीला व हरा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट शैली अपनी चावंड शैली, जो कि मेवाड़ स्कूल से रिलेटेड ही उपशैली जिसका नाम है चावंड शैली, ठीक है। तो इसका आरंभ महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। इसका आरंभ कैसे हुआ, महाराणा प्रताप के काल में हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी 1585 के अंदर, कब 1585 के अंदर चावंड को बनाई थी, उसी समय इस शैली का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया भाई चावंड कहते हैं मेवाड़ की राजधानी कितने वर्षों तक रही है, तो 28 वर्षों तक क्या रही है, कहते जो कि चावंड है वो मेवाड़ की क्या रही है, राजधानी रही है। सेकंड ग्रेड के अंडर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आरंभ कब हुआ, महाराणा प्रताप के काल में हुआ था, जब चावंड को महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया था 1585 के अंदर। इसका स्वर्णकाल किसको माना जाता है, इसका स्वर्णकाल महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह के काल को क्या माना जाता है, इसका स्वर्णकाल माना जाता है। तो आप कैसे ध्यान रखना है भाई फादर ने तो क्या करी, इसकी स्थापना कर दी, आरंभ हो गया, उनके बेटे के समय इसका क्या होगा, स्वर्णकाल हो गया। इस तरीके से आपको इसको ध्यान
रखना है। प्रमुख चित्र रागमाला, जो कि 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने बनाया था। इस शैली का एक ही चित्रकार आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है नसीरुद्दीन। तो इस शैली का और एक ही चित्र आपको ध्यान रखना है जिसका नाम है रागमाला, जो कि 1605 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने बनाया था। वो इस शैली का प्रमुख चित्र है। इस शैली में बादलों को सर्पाकार और फिर लहरिया दर्शाया गया। इस तरीके से दर्शाया गया। किस तरीके से दर्शाया गया? बादलों को इस तरीके से दर्शाया गया है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किस शैली में बादलों को सर्पाकार या फिर लहरिया दर्शाया गया है, तो वो किसके अंदर? चावंड शैली के अंदर दर्शाया गया है। चावंड शैली के चित्रकार, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक ही चित्र को याद रखना है, एक ही चित्रकार को नाम ध्यान रखना जिसका नाम है नसीरुद्दीन। तो चावंड को आप लेना चावल, और चावल किसको पसंद है? नासिर को पसंद है। बिल्कुल इजी ट्रिक से मैंने आपको चित्रकारों को याद करवा दिया था कि भाई चावल है, नासिर को पसंद है। तो चावल से हो जाएगा चावंड चित्र शैली और नासिर से हो जाएगा नसीरुद्दीन चित्रकार हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट मेवाड़ स्कूल से लेटेस्ट चित्र शैली जिसका नाम है देवगढ़ शैली। कौन सा नाम है? देवगढ़ शैली। रावत द्वारिकादास चुंडावत ने 1680 में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। तो रावत द्वारिकादास चुंडावत ने, किसने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी? रावत द्वारिकादास चुंडावत ने 1680 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। इस शैली का आरंभिक विकास भी इन्हीं के समय को माना जाता है। रावत द्वारिकादास चुंडावत के समय को माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि भाई देवगढ़ शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और आपको याद भी ध्यान रखना है कि भाई इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस शैली में ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़ शैली का क्या प्रभाव देखने को मिलता है? ये भी आपको ध्यान रखना भाई। इस शैली में ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देवगढ़ शैली के अपन ने चित्रकार याद करे थे, बिल्कुल इजी ट्रिक से याद करे थे अपन के भाई देव के मंगले पर केवल चोखे बच्चे ही जाते हैं। अब देखो कितनी इजी ट्रिक से मैंने आपको याद करा। एक बार आप चित्रकार वाली वीडियो जरूर देखना, और क्योंकि एग्जाम में अगर चित्रकला के अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्यों में से या फिर इन स्कूलों में से क्वेश्चन नहीं पूछे तो लेकिन इसके चित्रकारों से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है भाई देव के बंगले में केवल चोखे बच्चे ही जाते हैं। देव से हो जाएगा देवगढ़ चित्र शैली हो जाएगा, बंगले से हो जाएगा बंगला, केवल से हो जाएगा कमला, चोखे से हो जाएगा चोखा और बच्चे से बेचना। तो ये आपको 4 चित्रकार तो इसके अंदर याद रखने जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चित्रित विषय, देवगढ़ शैली के चित्रित विषय कौन सा? शिकार के दृश्य देखने को मिल जाएंगे आपको, राजसी ठाट बार देखने को मिल जाएगा और अंतपुर के चित्र देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने मेवाड़ स्कूल को पूरा कंप्लीट याद कर चुके और इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य भी अपन इस वीडियो के अंदर याद कर चुके हैं। इसके बाद अपन मारवाड़ स्कूल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।